जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं मेजर ऑपरेशन। इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ के बाद अब हुआ इंडिया चाइना होटल स्टैंड ऑफ। नॉर्थ टेक सिंपोजियम में डिस्प्ले किया गया इंडियन आर्मी के लिए विकसित किया गया एक खास रोबोटिक म्यूल। और G20 समिट के दौरान पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडियन वेबसाइट्स को हैक करने का किया था प्रयास, लेकिन ये प्रयास उन्हीं को पड़ा महंगा। गन पाउडर से लेकर ड्रोन्स तक मानव इतिहास के वो मिलिट्री इनोवेशंस जिन्होंने बदल दिया युद्ध का चेहरा। जानिए द हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी ओनली ऑन द DS शो ऑन डिफेंस स्क्वाड ऐप। डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर। पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको जम्मू कश्मीर की राजौरी में एक एनकाउंटर स्टार्ट होने की रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी थी। तो इसी ऑपरेशन से जुड़े कुछ अपडेट सामने आए हैं। इस ऑपरेशन के दौरान हमारी फोर्सेस ने सफलतापूर्वक 2 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया है, लेकिन बेहद ही दुख के साथ हमें आपको ये भी बताना पड़ रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन आर्मी के राइफलमैन रवि अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और इसी ऑपरेशन में हमारी एक कैनाइन सोल्जर जिसका नाम था कैंट, जो कि 6 वर्ष की एक फीमेल लैब्राडोर थी, तो उसने भी इस ऑपरेशन के दौरान अपने हैंडलर की जान बचाते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। और आतंकियों की तलाश करते हुए जो कैंट है वो हमारे सोल्जर्स के कॉलम को लीड कर रही थी, लेकिन तभी उसे आतंकियों की हैवी फायर का सामना करना पड़ा और इसी फायरिंग में उसने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। और इसी ऑपरेशन में हमारे 3 और पर्सनल की घायल होने की रिपोर्ट है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के एक SPO भी शामिल हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि राइफलमैन रवि और कैंट की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और जो हमारे जवान घायल हैं, हम उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस राजौरी वाले एनकाउंटर के दौरान भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्युनिशंस को भी रिकवर किया गया है। इसके अलावा अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो साउथ कश्मीर के अनंतनाग में भी एक मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई है और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। और इस ऑपरेशन की गंभीरता अब इस बात से भी समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP दिलबाग सिंह, ADGP कश्मीर विजय कुमार और 15 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई टॉप जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के साथ इस एनकाउंटर साइट पर मौजूद हैं। और इस अनंतनाग वाले ऑपरेशन से भी एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है कि इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट को कमांड कर रहे कर्नल मनप्रीत सिंह और एक मेजर रैंक के ऑफिसर वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जबकि इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के और पर्सनल घायल भी हैं। और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं और इस पर जो भी अपडेट रहेगा डिफेंस अपडेट के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर डिफेंस स्क्वाड मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज स्पेन में इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने इंडियन एयरफोर्स के पहले C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिसीव कर लिया है। और इस एयरक्राफ्ट को रिसीव करने के बाद मीडिया के साथ इंटरेक्शन में इंडियन एयरफोर्स चीफ का कहना था कि यह भारतीय वायुसेना और पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है जो एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। उनका यह भी कहना था कि ये एक मेजर माइलस्टोन है क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स की टैक्टिकल एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करेगा। और स्पेन से पहले 16 एयरक्राफ्ट रोल आउट होने के बाद फिर जो 17वें नंबर का एयरक्राफ्ट होगा और उसके बाद के जो एयरक्राफ्ट होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। तो इसलिए ये भारत की एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कदम है। और जहां भारत की प्राइवेट इंडस्ट्रीज पहली बार किसी बड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारत में मैन्युफैक्चर करेगी। और इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से भी बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स ने 56 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, लेकिन इस एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट कोस्ट गार्ड, होम मिनिस्ट्री और इन फ्यूचर इंडियन नेवी के लिए भी हो सकती है। और इन एयरक्राफ्ट की संख्या 56 से ज़्यादा भी हो सकती है। और बाकी इस एयरक्राफ्ट को ग्रुप कैप्टन PS नेगी द्वारा फ्लाई करके भारत लाया जाएगा और भारत के वडोदरा एयरबेस पर लैंड होने से पहले ये माल्टा, इजिप्ट और बहरीन में रुकेगा। और इसे 25 सितंबर को हिंडन एयरबेस में औपचारिक रूप से इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा। आप सभी ने भारत और चीन के बॉर्डर स्टैंड ऑफ के बारे में तो सुना ही है, लेकिन आप में से कितनों ने भारत और चीन के होटल स्टैंड ऑफ के बारे में सुना है, जो कि अभी हाल ही में हुआ है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 8 सितंबर को G20 समिट के शुरू होने से एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को न्यू दिल्ली के ताज पैलेस होटल में चाइनीज डेलीगेशन का एक बहुत ही अलग तरह का ड्रामा देखने को मिला। और चाइनीज डेलीगेशन के इसी ड्रामे की वजह से उस होटल में 12 घंटे की सिक्योरिटी सिचुएशन बनी हुई थी। और इस सब की शुरुआत हुई जब होटल ताज पैलेस में चीन से आए डेलीगेशन के एक मेंबर के पास होटल की सिक्योरिटी ने एक बहुत ही असामान्य साइज के बैग को नोटिस किया। हालांकि सिक्योरिटी पर्सनल ने डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया और उस बैग को होटल में एंटर होने दिया था, लेकिन फिर बाद में होता यह कि होटल के एम्प्लॉय को चाइनीज डेलीगेशन के एक कमरे में 2 बैगों के अंदर कुछ सस्पिशियस इक्विपमेंट मिलते हैं। और उस बैग के अंदर कुछ सस्पिशियस होने की आशंका के चलते ही जब सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने चाइनीज डेलीगेशन को रिक्वेस्ट किया कि उस बैग को स्कैन करना पड़ेगा, लेकिन चाइनीज डेलीगेशन ने उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हुए बैग को स्कैन होने नहीं दिया।
और शुरू में वो इस बैग को डिप्लोमेटिक बैगेज के तौर पर कैटेगराइज करके उसे बार बार रजिस्ट करने का प्रयास कर रहे थे और इसकी वजह से एक अच्छा खासा स्टैंड ऑफ चला, जो कि तब जाके रिजॉल्व हुआ जब चाइनीज ऑफिशियल्स वो बैग्स चाइनीज एम्बेसी को भेजने के लिए सहमत हुए और इसके चलते सिक्योरिटी पर्सनल को लगभग 12 घंटे तक उन रूम के बाहर खड़ा रहना पड़ा। और यहाँ तक कि चीन से आए उस डेलीगेशन ने अपने लिए एक अलग और प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन की भी मांग करी थी। हालांकि वो बात अलग है कि उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया और होटल स्टाफ ने ये देने से इनकार कर दिया था। और अब इस घटना ने इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी अलर्ट कर दिया, क्योंकि ये अभी तक मालूम नहीं पड़ पाया कि उन बैग्स में ऐसा क्या था जिसके चलते चाइनीज ऑफिशियल्स ने उस बैग की स्कैनिंग करवाने से मना कर दिया। हालांकि कुछ इस तरह के रूमर्स भी चल रहे हैं कि उन बैग्स के अंदर सर्विलियंस सेटअप था, लेकिन उन इक्विपमेंट की जांच करने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए अभी इस पर कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। और बाकी उन बैग्स के अंदर क्या था तो वो फिलहाल अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। और एक ध्यान देने वाली बात यह कि इस बार इस G20 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो चाइनीज डेलीगेशन था वो अपने स्पेशल एयरक्राफ्ट से नहीं बल्कि चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली आए थे। और चाइनीज डेलीगेशन जिस होटल में रुका था तो उसी होटल में ब्राजील के राष्ट्रपति भी रुके थे। और अब G20 समिट की जो अगली प्रेसिडेंसी है वो ब्राजील के पास है। और इसलिए भारत और चीन के इस होटल स्टैंड ऑफ वाली घटना ने बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए। IIT जम्मू में आयोजित किए गए नॉर्थ टेक सिंपोजियम के दौरान एक खास तरह के रोबोटिक म्यूल को भी प्रदर्शित किया गया था, जिसे मुख्य रूप से इंडियन आर्मी के लिए ही विकसित किया गया है। ये जो रोबोटिक म्यूल है 4 पैर वाला इक्विपमेंट है जो कि कैमरास और रडार से इक्विप्ड है। इसमें 12 किलोग्राम तक की पेलोड कैपेसिटी है और रिमोट लोकेशन से इसको ऑपरेट करने के लिए शॉर्ट रेंज पर ये वाईफाई का इस्तेमाल करता है, जबकि 10 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट करने के लिए इसमें LTE यानी कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बड़ी आसानी से रिमोट द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है और ये एक एनालॉग फेज्ड मशीन है और इसमें कई अलग अलग तरह के पेलोड्स जैसे कि थर्मल कैमरास, रडार्स, तो इन सभी को भी अटैच किया जा सकता है। और जबकि कॉम्बैट पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसमें फायरिंग प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करने का भी ऑप्शन है। इसके अलावा इसके सिस्टम्स में प्रीफेड मिशंस को अपलोड किया जा सकता है। ये सभी तरह के टेरेन्स में ऑपरेट करने के लिए सक्षम है, जिसमें बर्फ वाले क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल हैं। ये 45 डिग्री पर माउंटेन्स पर भी बड़ी आसानी से चढ़ सकता है। और इसके बारे में और भी जानकारी देते हुए ANI के साथ खास बातचीत में ARC वेंचर्स के R&D इंजीनियर मिस्टर आर्यन सिंह की तरफ से बताया गया कि इसे हम आमतौर पर फर्स्ट कॉन्टैक्ट वाले केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमें मालूम है कि रूम के अंदर दुश्मन बैठा हुआ है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो रूम के अंदर एग्जैक्टली किस लोकेशन पर है। तो ऐसी स्थिति में हम इस तरह के रोबोटिक म्यूल पर 360 डिग्री कैमरा का इस्तेमाल करके इसे रूम के अंदर प्रवेश करा सकते हैं और रूम के अंदर उस दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे उसे आसानी से एलिमिनेट किया जा सके। और आपको ये भी रिमाइंड करा दें कि इंडियन आर्मी ऑलरेडी फास्ट ट्रैक बेसिस पर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत करीब 100 रोबोटिक म्यूल्स को खरीदने के लिए ऑलरेडी टेंडर जारी कर चुकी है। बाकी इसके अलावा इस सिंपोजियम के दौरान एक AI बेस्ड ऑटोनॉमस मल्टी वेपन इंगेजमेंट सिस्टम को भी डिस्प्ले किया गया था, जो कि एक एंटी ड्रोन सिस्टम है और इसे बनाया गया है मुख्य रूप से ड्रोन्स को शूट डाउन करने के लिए। इस पूरे सिस्टम के 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में इसमें अलग अलग वेपन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि लाइट मशीन गन्स, राइफल्स, कार्बाइंस, इन सभी को इंस्टॉल किया जाता है। दूसरे पार्ट में शामिल है एक AI बेस्ड लैपटॉप और तीसरा पार्ट है इसका कंट्रोलर बॉक्स। इस एंटी ड्रोन सिस्टम के 2 मोड्स हैं, ऑटोनॉमस मोड और मैनुअल मोड। ऑटोनॉमस मोड में अगर आप इसे ऑपरेट करते हैं तो ये खुद से ही ड्रोन को डिटेक्ट करेगा, उसे ट्रैक करेगा और फिर जिसकी मदद से ऑपरेटर उस टारगेट को किल कर सकेगा। और जबकि मैनुअल मोड में इसे सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये सिस्टम किसी भी तरह के ड्रोन टारगेट को शूट डाउन करने में सक्षम है और इसे खास तौर पर विकसित किया है मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने। और इस एंटी ड्रोन सिस्टम की डेवलपमेंट प्रोसेस में लेफ्टिनेंट कर्नल मेहर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी देखने को मिली है जिनमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि G20 समिट के दौरान जहां एक तरफ दुनिया भर के लीडर्स भारत में मौजूद थे और इस समिट की सफलता के लिए सभी के द्वारा भारत की सराहना की जा रही थी, तो ऐसे समय पर हमारे निकम्मे पड़ोसी पाकिस्तान द्वारा इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को हैक करने के कई अलग अलग प्रयास किए गए थे और खास करके ऐसी वेबसाइट्स जो कि G20 इवेंट से रिलेटेड थी। और हैकिंग के जो ये प्रयास हैं ये अलग अलग जगहों से किए गए थे, लेकिन इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तान के जो हैकर्स हैं तो वे इससे भारत को तो कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन इस एक्शन से उन्होंने खुद को ही एक बहुत बड़ी समस्या में डाल दिया था। क्योंकि हुआ यह था कि पाकिस्तान के इस हैकिंग वाले एक्शन का भारत की तरफ से तुरंत ही जवाब दिया गया और इंडियन वेबसाइट्स को हैक करने वाले पाकिस्तान के प्रयास की जवाबी कार्रवाई में उल्टा पाकिस्तान के ही 50 से अधिक उनकी गवर्नमेंट और बाकी की इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैक हो गई थी। और इस दौरान पाकिस्तान ने अपने कई इंपॉर्टेंट डेटा को भी खो दिया और इस वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट के सिस्टम्स कई घंटों तक डिस्टर्ब रहे थे। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो भी वेबसाइट्स हैक हुई थी तो उनमें एक इमोजी के साथ मैसेज भी था और वो मैसेज कुछ इस तरह था कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हालांकि इन रिपोर्ट्स पर फिलहाल अभी ऑफिशियल लेवल पर तो कोई कमेंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान इतना सुधरा हुआ तो है नहीं कि भारत तेजी से कामयाबी की तरफ बढ़े और पाकिस्तान उसके पीछे बाधा ना डाले, तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि चीन का आर्म्स एक्सपोर्ट चीन के हथियारों की पुअर क्वालिटी, उनकी वीक और इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के कारण डिक्लाइन हुआ है
और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि चाइनीज आर्मी को खुद भी लो क्वालिटी के वेपन्स के इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है और चीन के आर्म्स का जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वो 5.6% से घटकर 5.2% पर आया है। ये भी कहा गया कि चाइनीज वेपन्स की शुरू में डिमांड काफी तेजी से बढ़ी थी क्योंकि वे उनके काउंटर पार्ट्स की तुलना में बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध थे, लेकिन चाइनीज वेपन्स जब अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म करने में कामयाब नहीं हो पाए तो उसके चलते चाइनीज आर्म्स एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। और मिलिट्री एनालिस्ट का ये भी मानना है कि जो चाइनीज मेड वेपन्स हैं वो केवल तकनीकी रूप से घटिया ही नहीं है बल्कि युद्ध के मैदान में उनका परीक्षण भी नहीं किया गया, यानी कि वो बैटल प्रूवन भी नहीं है। और कई सारे देशों द्वारा जिन्होंने चाइनीज वेपन्स को लिया है तो उन्होंने इन चाइनीज वेपन्स में इश्यूज को रेस किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि अधिकतर देश जो कि ऑलरेडी चाइनीज वेपन्स को यूज कर चुके हैं और उनके साथ आने वाले इश्यूज को भी फेस कर चुके हैं तो अब वे चाइनीज वेपन्स को खरीदने से बच रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक देश ऐसा भी है जहां चीन का जो आर्म्स एक्सपोर्ट है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब वो देश कौन सा है वो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। इसका हिंट हम आपको देते हैं कि ये वो देश है जो जब से अस्तित्व में आया है तब से वो कुछ ना कुछ मांग ही रहा है। और खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर सुरेंद्र मोहन शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1988 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हमारे 17 वीरों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिनके नाम है मेजर माइकल लेविस, कैप्टन प्रमोद जॉली, हवलदार प्रभुदयाल, हवलदार दलीप सिंह, नायक भूप सिंह, नायक मोहिंदर सिंह, नायक बाबू सिंह, नायक RN मिश्रा, लांस नायक फूल सिंह, सिपाही सुबे सिंह, सिपाही सत्यवान सिंह, सिपाही राम सिंह, सिपाही नेथा सिंह, सिपाही बाबूलाल, सिपाही दलजीत कुमार, सिपाही रमेश कुमार और सिपाही कपूर सिंह। आज के दिन 1948 में ऑपरेशन पोलो के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार बचित्तर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2003 में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में देश की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा करते हुए नायक शंकर प्रसाद ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि बैटल ऑफ असल उत्तर कब लड़ा गया था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।